वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी क्लास इलेवेंथ का हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 में महासागरों और महाद्वीपों का विवरण देख रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि पूरा वर्ल्ड जो है 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन से बना हुआ है। तो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप और थर्ड है अफ्रीका और फोर्थ है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो 1 2 3 4 5 और इधर हो गया आर्कटिक और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अंटार्कटिका आएगा, आर्कटिक नहीं, ठीक। और सागर में हिंद महासागर, उसके बाद जो है हिंद महासागर और नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, उसके बाद आएगा आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो ये 5 महासागर हैं। सॉरी, ये नॉर्थ अटलांटिक नहीं, ये पैसिफिक हो जाएगा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, 5 महासागर। तो इन सबों का जो है विवरण देखेंगे, कैसे हुआ इन लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने आपने कहने का मतलब है भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र में भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर है। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं रहे हैं और न होंगे इन फ्यूचर में, क्योंकि इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप व महासागरों की स्थिति आज जैसा नहीं रहेगा। अगर ऐसा है तो प्रश्न है कि पूरा काल में इसकी अवस्थिति कैसी थी, इसकी अवस्थिति में क्या परिवर्तन और क्यों होता है, और अगर नहीं होगा तो क्यों हो रहा है। अवस्थिति परिवर्तन हुआ और अभी भी हो रहा है। तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों व महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न की इस अध्याय में विषय है। महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपीय प्रवाह अटलांटिक महासागर सागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर की दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक ज्यामिति सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में अटलांटिक महासागर तटरेखा, जो अटलांटिक महासागर है, एक तरफ जो है अमेरिका है और एक तरफ जो है यूरोप, बीच में अटलांटिक महासागर है। आकृति को ध्यान से देखें तो इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सिमेट्री दिखाई देती है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑटरलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिस
पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के विवरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी, वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग से थे तथा एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया था। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडो-लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों में विभक्त हो गया। कहने का मतलब है कि जो बड़ा सा महाद्वीप है, ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ था, इसको पैंजिया कहा गया और इस महासागर को पैंथालासा कहा गया। और पैंथालासा और काल के कुछ समय बाद पैंजिया में विभाजन हुआ, जो कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में क्रमशः लॉरेशिया उत्तर की ओर जबकि गोंडवाना लैंड जो है दक्षिण की ओर विभक्त हुआ। और लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीपों के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण: महाद्वीपों में साम्य: दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखा अद्भुत व त्रुटिहीन साम्य दिखाई देती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता: आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय की सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट पर और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती हैं। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के तटरेखा के साथ पाए जाने वाले प्रारंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। टिलाइट क्या है? टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिम आच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों टिलाइट क्या होते हैं? टिलाइट वे अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण व हिम आच्छादन की ओर इंगित करते हैं। गोंडवाना श्रेणी के जो आधार तल है
वह इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि काफी समय से इसमें हिम आवरण रहा है और हिम आवरण रहा है और यह हिम आच्छादन की ओर इंगित करता है। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के कारण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं गोल्डन बेरिंग वेन्स ब्राजील में पाई जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप, घाना से याद रखिए, घाना जो है अफ्रीका के साउथ वेस्ट में है, अफ्रीका के साउथ वेस्ट में है, जबकि ब्राजील जो है साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है। तो घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है, घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। जीवाश्मों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, यदि समुद्र अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे समुद्र में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावर शैल समूहों में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 84,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच एक महासागर विद्यमान है। महासागर प्रवाह संबंधी बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वेगनर के अनुसार प्रायद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, पोलर फ्लिंग फोर्स और ज्वारीय टाइडल फोर्स। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसे नहीं वरन एक भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेटल भाग में इस प्रकार की धातुओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। महासागर
और महाद्वीपों का विवरण, महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर्स। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है। कहने का मतलब है कि जो खाली जगह, समझ, जस्ट इमेजिन कि आप अरब सागर को इमेजिन करें। जैसे आप भारत से नीचे आते जाएंगे तो ये जो खाली जगह है, ये केवल जो है गड्ढा ना होकर, समतल मैदान ना होकर क्या होगा कि इसमें भी उबड़ खाबड़ पहाड़ जैसे संरचना, उच्चावच पाया जाता है। युद्धोत्तर काल, पोस्ट वार पीरियड, महासागरीय अधिस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधिस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयां हैं। कहीं पे ज्यादा गहरे जगह है, ऐसे करके ज्यादा गहराई है, तो कहीं पे ज्यादा उभार वाली कटक, पर्वतीय कटकें हैं जो प्रायः प्रायद्वीपों के किनारों पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं। जो महासागरों के नितल की चट्टानें हैं, महाद्वीप के भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। मतलब महासागर की जो चट्टान है महाद्वीपों के चट्टान से नई है। महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बाहर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। महासागरीय अधिस्थल की बनावट, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के विवरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियां अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित है। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। ये महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमा कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच, मतलब समझिए कि अगर ये महाद्वीप है और यहाँ पे ज्यादा गहराई वाली भाग है, तो इस वाले जगह को महाद्वीपीय सीमा कहेंगे। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आदि शामिल हैं। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों की शेष विशेष महत्वपूर्ण और रोचक हैं। जैसे वितदलीय मैदान, एबिसल प्लेन्स, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसादों इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। जैसे कोई नदी है, नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है वो कुछ दूर तक फैली रहती है, उसको वितलीय मैदान, एब्साल्स प्लेन बोलते हैं। और मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक ट्रेज, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों को मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार अथवा इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण, भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र 4.5 अ और ब में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु देखेंगे। यह आगे बिंदु हिंद महासागर तक जाती है।
क्या कहना का मतलब है कि अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ही रेखा में मिल जाती है। तो देखिए ये है गंभीर भूकंप क्षेत्र, ये छिछले भूकंप क्षेत्र और ज्वालामुखी उद्गार स्थल और तप्त स्थल। तो जो जो बड़ा सा ये है हॉट स्पॉट तप्त स्थल, इसको समझ सकते हो। और जो छिछले भूकंप क्षेत्र है ये सब, और ज्वालामुखी उद्गार, ये सब ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र। आप यह पाएंगे कि बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपी संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणी की और प्रशांत महासागर के किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय के पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर है। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सागरीय अधिस्थल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय संरचना संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती हैं तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि महासागरीय जो चट्टान है वो महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा जो है नहीं है, वो केवल 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय विश्लेषणों के आधार पर हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधिस्थल विस्तार सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रॉपर्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय प्रॉपर्टी को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधिस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय प्रॉपर्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर
में विस्तार से दूसरे महासागर की न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय प्रॉपर्टी की क्षेपण की बात कही। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज। सागरीय व तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई और सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर व मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक प्लेट विवर्तनिकी जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टानों का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल स्थेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल ठोस चट्टान व विशाल अनियमित आकार का खंड महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से बना है। जो ठोस आकार का है चट्टान विशाल अनियमित आकार जो कि महाद्वीपीय और महासागरीय चट्टानों से मिलकर बना स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में प्रॉपर्टी एवं ऊपरी मेटल को सम्मिलित किया जाता है जिसकी मोटाई 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों भाग में 200 से किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबद्ध है। उदाहरणार्थ प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करती हैं। यूरेशियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, मध्य अटलांटिक यूरेशियाई प्लेट, अरेबियन अफ्रीकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और एशियाई उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अटलांटिक यूरेशियाई अफ्रीकी 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7 अंटार्कटिक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कुछ छोटी प्लेटें। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत कोकोस प्लेट अमेरिका और प्रशांत मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर की प्लेट के बीच स्थित है। नाजका प्लेट यह दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना की केवल महाद्वीप गतिमान है सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान हैं और भविष्य में गतिमान भी रहेंगी। विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों में स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों
से मिलाकर बना एक सुपर महाद्वीप पैंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद में खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों में अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय इकोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीपीय अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप तीन प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनती हैं। अपसारी प्लेट, जब प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाए। समझिए कि अगर ये दो प्लेट है और ये इधर और ये अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हटती हैं तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। इन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं इन्हें प्रसारी स्थान, स्प्रेडिंग साइड भी कहते हैं। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक, जहां से अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीका प्लेट अलग हो रही हैं। अभिसरण, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। सपोज कि ये प्लेटें इसके नीचे धंस रही हो तो वह अभिसरण सीमा, वह स्थान जहां प्लेट धंसती है वह प्रविष्ठन, सबडक्शन जोन भी कहते हैं। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है, महासागर व महाद्वीप के बीच, महासागर महाद्वीप के बीच और दो महासागरीय प्लेटों के बीच और दो महाद्वीपों प्लेटों के बीच। ट्रांसफॉर्म इंडिया, जहां न तो नई प्रॉपर्टी निर्माण होता है न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, रूपांतर सीमा कहा जाता है इसका। कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट से अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रवाह दरें, सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने के वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाले बल, फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट, जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधिस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया है कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है, प्लेट विचरण करती हैं। यह आज एक अकाट्य सत्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रक्रिया, कन्वेंशनल फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसे बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया।
दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेटल जो प्लेट को प्रवाहित करता है। भारतीय प्लेट का संचालन। भारतीय प्लेट में भारत, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार की राकिन योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारीय तल स्प्रेडिंग साइट है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी लाल विस्तारण है, जो में जा मिलता है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है, और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक वृहद द्वीप था, जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया हुआ, परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 दिखाई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दोनों प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बती खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। तो प्लेटों का विसरण जारी है, और जो आज से पहले जो समय था, 4 से 5 करोड़ या 20 करोड़ वर्ष पहले जो प्लेटें अलग अलग थी, अभी जो सिस्टमेटिक अभी जमी हुई है, वो निकट भविष्य में लगभग 50 करोड़ या 20 करोड़ साल बाद जो अलग थलग हो सकती है। अलग अलग हो सकती, कहने का मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी दरार हो रहा है, और मे भी कि भारत का दक्षिणी पठार प्रायद्वीपीय भारत भी उत्तरी भारत से अलग हो जाए। तो ये चांसेस ये कट कर अलग हो जाए, अफ्रीका महाद्वीप कट कर अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग जो इसके प्लेट का विवर्तन, इनके प्लेटों की गति जारी है और निकट भविष्य में हो सकता है। अल्फ्रेड वेगनर ने पोलर प्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन। इनमें कौन सी लघु माइनर प्लेट नहीं? अंटार्कटिका। सागरीय अधिस्थल सिद्धांत के विस्तार करते हुए इसने निम्न किस अवधारणा पर विचार नहीं किया?
हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? अब सारी सीमा। ये था मेंस के कुछ शब्द ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्टिव शब्द क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप आई होप कि इसको आप कर लेंगे, और मेरा प्रयास, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। आप सभी के लिए है ये प्रयास जो है, पूरे हिंदी मीडियम हिंदी बेल्ट के लिए, ताकि एनसीईआरटी बहुत ही मस्त होता है हमारे लिए, और पूछा भी जाता है तो क्यों हम जो जो कोचिंग एफर्ट्स नहीं कर सकते उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि एनसीईआरटी ही पढ़ें। तो दोस्तों, मेरा प्रयास है कि आप सभी तक मेरा एफर्ट्स आप तक पहुंची, और आपको